नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। और इसको देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, संवाद और विज्ञापन लेखन एक ही वीडियो में। बहुत सारे बच्चे जो परीक्षा की तैयारी करते हैं तब एक प्रश्न उनका 3 अंक का हिंदी प्रश्न पत्र में आता है जो 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है, पर बच्चे इसको भाव पल्लवन को, सार संक्षेपण, संवाद या विज्ञापन लेखन को समझ नहीं पाते हैं और वहाँ अथवा और ऊपर वाला जो प्रश्न होता है, प्रश्न नंबर 18 या 19, मैंने आप लोगों को पाठ्यक्रम में बताया था, ये सब 3-3 नंबर के 4 प्रश्न बोर्ड में और 3-3 नंबर के 3 प्रश्न 10वीं में और 3-3 नंबर के 4 प्रश्न 12वीं में पूछे जाते हैं। उसमें से 18वें नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 या प्रश्न नंबर 17, ये पूछा जाएगा इनमें से एक। यानी कि आपके पास भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, संवाद और विज्ञापन लेखन, इसमें अनुच्छेद भी आता है, पर अनुच्छेद 3 नंबर का आता है और अनुच्छेद 4 नंबर का भी आता है, तो इसमें अनुच्छेद भी है। पर मैं अनुच्छेद के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आप 3 नंबर और 4 नंबर दोनों के अनुच्छेद को समझेंगे। पर उससे पहले आपको समझना है जो 23 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उन 23 प्रश्नों में कल से 28 तारीख से आपकी त्रैमासिक परीक्षा है और अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी ये पूछा जाएगा। तो जो 23 प्रश्न आप तैयार करेंगे, उन 23 प्रश्नों में हिंदी का जो 18वां और 19वां प्रश्न रहता है वह अधिकतर अपठित गद्यांश और भाव पल्लवन, भाव विस्तार, सार संक्षेपण, संवाद और विज्ञापन लेखन में से एक चीज पूछी जाती है। 3 अंक का ये प्रश्न है और 3 अंक के इस प्रश्न में आप लोगों को तैयारी के लिए 4 चीजें मैं लेके आया हूं। चारों की तैयारी आप अच्छे से समझ लेंगे तो 4 में से 2 वहां आएंगे और 2 में से 1 आपको वहां पर करना रहेगा। कितने अंक के लिए? 3 अंक के लिए। तो आइए समझते हैं भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, संवाद और विज्ञापन लेखन। यूं तो इनके उदाहरण बहुत सारे हैं और एक ही वीडियो में इनको समा पाना बहुत मुश्किल था, पर मैं कुछ एक लाइन की परिभाषा और कुछ एक उदाहरण आपके लिए लेकर समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बोलने पर ज़्यादा ध्यान दें, जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा बोलने पर ध्यान दें, ताकि मैं आपको और भी उदाहरण इसके साथ समझा सकूँ। तो चलिए देखते हैं भाव पल्लवन। भाव पल्लवन किसे कहते हैं? सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार रूप से लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। ये गूढ़ रूप में या सूत्र रूप में या मुहावरे या लोकोक्ति के रूप में या जो अनमोल वचन आप दीवारों पर देखते हैं लिखे हुए, ऐसे एक सूक्ति वाक्य को अगर हम विस्तार से लिखना सीखें या विस्तार से उसे लिखें या प्रस्तुत करें तो वह भाव पल्लवन कहलाता है। ये तो आपकी किताब की परिभाषा। इसको मेरे आपके अपने तरीके से या मैं जिस ढंग से पढ़ता हूं उसमें अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे? भाव पल्लवन, पल्लवन से आप मतलब ले, जैसे स्त्रियों का पल्ला होता है, वो पल्ले को फैलाती रहती है और उसका विस्तार करती रहती है, ठीक उसी प्रकार से एक ट्रिक से इसको जोड़ेंगे। भाव यानी विचारों का, पल्लवन यानी फैलाना। पल्लवन का मतलब होता है विस्तार करना, विस्तरित करना, फैलाना। तो जब आप किसी एक पंक्ति को, एक काव्य को, एक अनमोल वचन को या एक ध्येय वाक्य को या एक सूक्ति को या एक गूढ़ रहस्य को जो एक पंक्ति के रूप में, सूत्र रूप में लिखा हुआ है, उसको जब आप विस्तार से समझाएंगे तो वही आपका क्या होगा? भाव पल्लवन। इसको अपनी देसी भाषा में क्या कहेंगे? एक पंक्ति आपको दे दी जाएगी प्रश्न नंबर 18 या प्रश्न नंबर 19 में, लगभग 18 ही आएगा। 18वें प्रश्न में आपको 12th के लिए और 10th के लिए भी 17-18वां प्रश्न इसका आता है। तो 18वें प्रश्न में आपको दे दिया जाएगा एक पंक्ति, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यानी इसका संस्कृत में भी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक क्या है? श्रेष्ठ है। ऐसी एक पंक्ति आपको वहां दे दी जाएगी और उस एक पंक्ति को आपको 5 या 6 पंक्ति में यानी 50 या 60 शब्दों में विस्तार करना रहेगा, अपने भावों को फैलाना रहेगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर विस्तार कैसे करें? तो जो आपका शब्द भंडार है, जो आपके पास उदाहरण आपकी किताबों में आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से जब आप एक ध्येय वाक्य को, एक पंक्ति को पढ़ते हैं तो उसका विस्तार अपने शब्द भंडार के आधार पर आपको करना आना चाहिए। मतलब एक पंक्ति से आप कम से कम 5 से 6 पंक्ति बनाकर लिख देंगे तो वह क्या हो गया? आपका भाव
पल्लवन। बस ध्यान में ये रखना है कि वह जो ध्येय वाक्य है, वह जो सुक्ति वाक्य है, या जो सूत्र रूप में जो बात आपसे कही गई है, उस बात के आसपास ही आपको अपने विचारों को प्रस्तावित करना है, पल्लवित करना है, फैलाना है, विस्तार करना है। दूसरा यहाँ आता है भाव पल्लवन सार संक्षेपण में, दोनों आपको एक ही तरीके से समझाऊंगा एक ही टॉपिक पे, तो आपको समझ में आएगा। अब आता है सार संक्षेपण। भाव पल्लवन में आपने देखा कि भाव को विस्तार दिया गया और विस्तार पूर्वक लिखा गया किसी सूत्र रूप कही गई बात को। ऐसे ही सार संक्षेपण में क्या होगा, किसी विस्तृत बात को पूर्णता संक्षिप्तता से लिखना, पूर्णता से, संक्षिप्तता से और स्पष्टता से लिखना, वह सार संक्षेपण कहलाता है। सार संक्षेपण का मतलब क्या है, किसी बात का सार निकाल कर लिखना। इसका एक एग्जांपल अपन अपने देसी तरीके से क्या लेंगे, जब अपन चाय बनाते हैं तो उसमें दूध भी होता है, पत्ती भी होती है, शक्कर भी होती है, आजकल तो इलायची, लौंग, दुनिया भर की अदरक, सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है। और जब उसको उकाला जाता है तो वो सारा मिश्रण आपकी विस्तृत बात होती है। और जब हम उसे छन्नी में छानते हैं तो वो जो ऊपर ऊपर कचरा ऊपर रह जाता है, पत्ती वगैरह सारा जो आपने मटेरियल डाला, और नीचे छन के चाय जो आती है वो सार होता है उसका। ठीक इसी प्रकार से हम सार संक्षेपण में क्या करते हैं, किसी विस्तृत बात को पूर्णता मतलब वो पूरी बात भी आ जाए, संक्षिप्तता मतलब छोटी भी हो जाए, और उसको लिख दे सार रूप में, तो वह सार संक्षेपण कहलाता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि सार संक्षेपण में बड़ी कही गई बात को, विस्तार रूप से कही गई बात को हम छोटा सा या छोटा करके ऐसा लिखें जिसमें उसकी पूर्णता भी हो, स्पष्टता भी हो, उसमें लघुता भी हो और उसका पूरा सार भी उसमें आ जाए। तो ध्यान रखें, भाव पल्लवत मतलब फैलाना, एक लाइन को कम से कम 4 से 5 लाइन में, 6 लाइन में लिखना। और सार संक्षेपण का मतलब होता है 5 से 6 लाइन जो आपने लिखी है उसकी पूर्णता लेते हुए, उसको लघुता देते हुए उसे 2 या 3 पंक्ति में बदलना, सार रूप में कहना, वह सार संक्षेपण होता है। अब मैं आपको एक ही उदाहरण से भाव पल्लवन और सार संक्षेपण समझाने वाला हूं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ एक पंक्ति मैंने ध्येय वाक्य लिया है, जननी जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी जो जननी होती है, हमारी जो जन्मभूमि होती है, वह स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यह संस्कृत में भी आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी माता जो है हमारी, वह और हमें पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि, वो दोनों स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। अब ये एक लाइन आपको वहाँ दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसका भाव पल्लवन कीजिए या इसको, इसके भाव को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो ये एक पंक्ति आपको दी गई है, इसकी 3 पंक्ति या 5 पंक्ति मैंने यहाँ पर बनाकर लिखी है, वो देखेंगे। संसार में जन्म देने वाली माँ होती है और पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि है। इस प्रकार जननी व जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ है। दोनों के बिना, यानी जननी और जन्मभूमि दोनों के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ईश्वर के बाद जननी व जन्मभूमि ही पूज्य बताई गई है। अब मैंने यहाँ पर एक पंक्ति को 4 पंक्तियों के रूप में स्पष्ट करके लिखा, मतलब उसे पल्लवित किया, विस्तृत किया। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। हमारी जो जन्मदात्री माता होती है वह हमारे लिए श्रेष्ठ तो है ही, पर ईश्वर और ईश्वर से भी ज़्यादा मूल्यवान कौन है, जन्मभूमि है। मतलब जननी का भी महत्व है और जन्मभूमि का भी महत्व है। एक हमें जन्म देती है, दूसरा अन्न जल पृथ्वी आकाश वायु जो पंच तत्व होते हैं उनके रूप में हमारा पालन पोषण करती है, हमारा भार वहन करती है। हमारी जन्मभूमि को भी हमें स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो ये जो मैंने आपके सामने इसका विस्तार किया, इस एक पंक्ति का, इसे कहते हैं भाव पल्लवन। प्रश्न नंबर 18 में आएगा, ध्यान रखें। आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाव पल्लवन किसे कहते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रिक बताई आपको। पल्लवन यानी पल्ले की तरह फैलाना, विस्तारित करना, उसे क्या कहते हैं, भाव पल्लवन। भाव पल्लवन में आपको एक पंक्ति की कम से कम 5 से 6 पंक्ति अपने मन में जो शब्द, आपके जो दिमाग में जो शब्द भंडार होता है, उससे आपको विस्तारित करके लिखना है। अब यहीं पे अगर हम देखेंगे सार संक्षेपण के उदाहरण में, तो ये 3 से 4 पंक्तियां जो यहाँ पर लिखी गई है, इन 3 से 4 पंक्तियों को अगर सार रूप में मैं कहूँगा तो इसको लघु कर दूंगा, मतलब इन 4 लाइनों को छोटा कर दूंगा, 1 से 2 लाइन में परिवर्तित करूंगा। इसकी पूर्णता भी होगी और संक्षिप्तता भी होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, संसार में जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है और ईश्वर के बाद इन्हीं को पूज्य बताया जाए। तो मैंने सारी बातें भी ली, सार भी लिया, 4 पंक्ति की 2 पंक्ति भी कर दी और वो सार रूप में वो जो बात थी वो आप लोगों को समझाई। ठीक इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अयोध्या नाम की नगरी थी, उसमें एक राजा दशरथ नाम के राजा रहते थे और वे
अपने 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और वो बहुत अच्छे से अपने राजपाट, अपने राजकार्य को वहाँ पर करते थे। अब ये मैंने आपको 5 लाइन बोलकर बताई। अब इसका आपको सार संक्षेपण करना है, तो हम इसको बनाकर किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या नाम की नगरी में दशरथ नाम के राजा की 3 पत्नियां सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या और 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बड़े अच्छे से सुशासन को लेकर राज करते थे। तो उन 6 पंक्तियों की मैंने कितनी बना दी, 3 या 4 पंक्तियां। तो आप सार रूप में किसी बात को कहते हैं तो वह क्या कहलाता है, सार संक्षेपण। 2 उदाहरण मैंने आपको बताए, कई उदाहरण आपको दे सकते हैं। तो आपको इतना सा समझना है कि पूर्णतः लिए सार रूप में कोई बात कह दें, मतलब 6 से 7 पंक्तियां आएगी, उनकी आप 3 से 4 पंक्तियां बना देंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, सार संक्षेपण। इसी को इंग्लिश में समरी राइटिंग भी कहते हैं। और इसी को आप अपठित गद्यांश जो आता है आपका 19वां प्रश्न, ये तो 18वां प्रश्न आएगा, और 19वां प्रश्न जो आपका जो आता है बोर्ड में, उसमें आपको अपठित गद्यांश का सारांश लिखना होता है। उसमें भी हम 5 से 6 पंक्तियों की 3 से 4 पंक्तियां बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सार संक्षेपण आपको लिखना है। एक अगर ऐसे भी आपको ना आए, कुछ और उदाहरण आप इसके समझेंगे, ये भी नहीं समझ में आए, तो आपको इतना सा देखना है कि पूर्ण विराम से पूर्ण विराम तक पहली पंक्ति, पूर्ण विराम से पूर्ण विराम तक बीच की 2 पंक्ति, और पूर्ण विराम से पूर्ण विराम तक लास्ट की पंक्ति अगर आप लिखते हैं, जहां पर अधिकतर उस बात को कहा गया है जो आपका शीर्षक है या आपका ध्येय वाक्य है, इस तरह से एक ही बात को बार बार कहा जाए, तो उस वाक्य को देखते हुए आप 4 पंक्तियां 6 पंक्तियों की बना सकते हैं। उसी को सार संक्षेपण कहते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा भाव पल्लवन और सार संक्षेपण। तीसरा आता है यहाँ पर बिंदु, भाव पल्लवन और सार संक्षेपण के बाद तीसरा आता है संवाद। अब संवाद किसे कहेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है संवाद, इसको क्या कहेंगे, इसके बारे में समझते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण या समान रूप से की गई बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद को विश्लेषण करके भी देखेंगे, जैसा कि मैं कहता हूं हर बार आप लोगों से कि हर शब्द में उसकी परिभाषा छुपी हुई है, उसको निकालने की आवश्यकता है। समधनवाद, सम यानी समान रूप से, वाद यानी वार्ता। जब समान रूप से वार्ता की जाती है, आमने सामने बैठकर बातचीत की जाती है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, तो वह क्या कहलाता है, संवाद। आप सीधा सीधा इसका अर्थ निकालें, संवाद का मतलब बातचीत, आपस में जो बातचीत करते हैं वो संवाद होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है कि जब हम संवाद करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हर व्यक्ति को क्रमशः लिखना है। एक व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ऐसे 7 से 8 वाक्य आप बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, संवाद। दोनों व्यक्तियों के बीच में होने वाला संभाषण और समान रूप से की गई बातचीत को हम संवाद कहेंगे। संवाद में ध्यान रखने योग्य बातें जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, मतलब पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, यानी कि दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे से समान रूप से बातचीत करें। दूसरा, इसमें विशेष बात होती है कि हर वाक्य पूरा होता है, पूर्ण होता है। ऐसे नहीं कि और कैसे हैं, बढ़िया है, ऐसा नहीं, पूरा पूरा वाक्य होता है। दूसरा, उसमें विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, भाषा सहज सरल स्पष्ट होती है, और संवाद में दोनों व्यक्तियों की बात पूर्ण होने पर ही उसे खत्म किया जाता है, यानी 7 से 8 वाक्य में वो दोनों बातें खत्म हो जानी चाहिए। अब संवाद कौन से विषय पे करें, तो विषय आपको परीक्षा में दिया जाएगा, जैसे महंगाई पर 2 महिलाओं की बातचीत, कोरोना महामारी पर शिक्षक और छात्र की बातचीत, 2 पति और पत्नी के बीच की बातचीत। तो कोई भी बातचीत आपको दे दी जाएगी, उस विषय पे आपको 7 से 8 वाक्य बनाकर लिखना है, संवाद वही आपका कहलाएगा। अब यहां पर मैंने उदाहरण के लिए 4 पंक्तियां ली है। पति, तुम पूरे दिन टीवी देखती रहती हो। पत्नी, हाँ, क्योंकि टीवी से मनोरंजन हो जाता है। पति, टीवी में शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम भी आते हैं। पत्नी, हाँ, हमारी बेटी भी इसमें साइंस पढ़ती है। ये आते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, ठीक उसी प्रकार से पत्नी उत्तर दे रही है, हाँ, हमारी बेटी भी इसमें साइंस पढ़ती है। अब पति आगे कह रहा है कि साइंस पढ़ती है तो उसमें और भी कुछ आता होगा, तो शिक्षा, संस्कार, खेती बाड़ी, दुनिया भर का जितना भी मनोरंजन होता है वह किसमें आता है, टीवी में आता है। ये जो 4 वाक्य मैंने आपको बताए, ठीक इसी प्रकार से शिक्षक और छात्र के बीच में भी वार्ता हो सकती है, 2 महिलाओं के बीच में हो सकती है, किराने दुकानदार और ग्राहक के बीच में हो सकती है, एक मंत्री और एक अधिकारी के बीच में बातचीत हो सकती है। किसी के भी बीच में कोई विषय देके आपसे बातचीत करवाई जाएगी तो वह बातचीत आपका क्या कहलाएगा,
संवाद। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। संवाद का मतलब होता है समान रूप से बातचीत। विषय आपको वहां दिया जाएगा। और अगला आता है अपना विज्ञापन लेखन। विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, और विज्ञापन लेखन किस तरह से किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो विज्ञापन क्या होता है? विशिष्ट वस्तु की जानकारी या सूचना। ज्ञापन, ज्ञापन यानी जानकारी, यानी विशिष्ट, दोनों को मैंने अभी फिर बताया था शब्द में परिभाषा। विज्ञापन, यानी विशिष्ट सूचना, जानकारी, और ज्ञापन मतलब जानकारी, सूचना जिसके बारे में, विशिष्ट सूचना के बारे में बताया जाता है, तो वह विशिष्ट रूप से बताई गई सूचना या जानकारी क्या कहलाता है? विज्ञापन। आप जितने भी अभी तक टीवी पर, टेलीविजन पर, रेडियो पर या कहीं भी बैनर देखते हैं बाजारों में लगे हुए, तो बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं, बहुत बड़े विज्ञापन लगे होते हैं। और छात्रों का इसका उद्देश्य ये होता है पढ़ाने का कि छात्रों को अगर वह कहीं व्यवसाय में पढ़ रहे हैं तो वो व्यवसाय में और उनको एक कला आए जिससे वो अपना विज्ञापन तैयार कर सकें। अब विज्ञापन में विशिष्ट जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए? एक, विज्ञापन एक बॉक्स में बंद होता है। ये जैसे कि मैंने कर रखा है, मैंने आपके लिए एक छोटा सा सरल सा विज्ञापन यहाँ जगह के हिसाब से बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। विज्ञापन बॉक्स में बंद होना चाहिए, मतलब पूरा शिरोरेखा से नीचे तक पूरी बॉक्स में होनी चाहिए। दूसरा, चित्र। अगर आपको जरूरी लगता है कि विज्ञापन में चित्र जरूरी है तो आप वहां पर चित्रों का संकलन करें, एक ही चित्र। फिर तीसरा, ऑफर। कोई भी ऑफर अगर आपको लगता है कि विज्ञापन में कोई ऑफर जरूरी है तो वहां पर कोई ऑफर दें आप। शीर्षक, विज्ञापन का कोई ना कोई एक शीर्षक होना चाहिए। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें, विज्ञापन की जो भाषा है वो सहज सरल होनी चाहिए, जो ग्राहक है उसको समझ में आना चाहिए, जो विज्ञापन पढ़ने वाला है उसकी भाषा समझ में आएगी तभी तो वो विज्ञापन से प्रभावित होकर उस वस्तु को खरीदेगा। दूसरा, उसका शीर्षक होना चाहिए कि ये विज्ञापन किस चीज का है, तो वो शीर्षक ऊपर हेडिंग डला हुआ। विज्ञापन में तरह जगह जगह पर बॉर्डर पर ऑफर हो, ब्रैकेट हो, अनमोल वचन तरफ आप लिख सकते हैं। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा मतलब पूरा मिश्रण नहीं हो जाए, उसकी भाषा पूरी ऐसी शब्द इतने पास पास ना हो कि वो सारे एक साथ मिल जाए और व्यक्ति उसे पढ़ने से कतराए। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, मतलब उसे देखते ही कुछ ऊपर कुछ आवश्यक सूचनाएं उसमें मिले जिससे व्यक्ति को लगे कि इस विज्ञापन की तरफ, इस प्रोडक्ट की तरफ या बेची जाने वाली सामग्री की तरफ अपन बढ़े। और विज्ञापन में चित्रों की आवश्यकता हो तो विज्ञापन में चित्र, और नीचे विज्ञापनकर्ता का नाम जरूर होना चाहिए कि कौन व्यक्ति विज्ञापन कर रहा है और किससे आपको संपर्क करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जल संरक्षण, जो जल विभाग होता है वो जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए अधिकतर विज्ञापन बनाते हैं, सभी जगह छपते हैं, आप लोग देखते हैं। उसके लिए एक छोटा सा विज्ञापन लिया है, जल संरक्षण यानी जल को बचाना। पानी बचाए जीवन बचाए, जल है तो कल है, ये मैंने यहाँ पर 2 ध्येय वाक्य लिख दिए इस विज्ञापन में। जल ही जीवन है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इधर नल बना दिया और नल में से पानी की बूंद को बचाने के लिए वो संरक्षण के लिए दिखा रहा है चित्र हमारा। और नीचे जल संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश, यानी ये विज्ञापन किसने दिया है? जल संरक्षण विभाग ने। ठीक इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। एक बड़ा सा ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में आपको विज्ञापन बनाना है, ऊपर शीर्षक देना है, शीर्षक के बाद विज्ञापन में ऑफर देना है। जैसे कि आप कई प्रकार की गाइडें देखते हैं, कई प्रकार के होल्डिंग देखते हैं, जो होल्डिंग होते हैं उन होल्डिंग पे ऊपर शीर्षक लिखा होता है। अब एक विज्ञापन, इसकी जगह एक उदाहरण और ले तो उस उदाहरण में आप ले सकते हैं, मान लो किसी वस्तु को, पेन को बेचने का एक विज्ञापन करना है आपको, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? पेन, पेन का नाम लिख दूंगा, पेन की कंपनी का। यहाँ लिखूंगा जैसे आपने रोटोमेक पेन देखा था, लिखते लिखते प्यार हो जाए, वो लिखा मैंने। फिर लिखना ही आपकी शैली है, आपकी शैली को बताएगा आपका पेन, निराला पेन, एक पेन के साथ एक पेन फ्री। यहाँ पर पेन का चित्र बन जाएगा और नीचे मेरी दुकान का क्या आ जाएगा? नाम। ऐसे कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर का विज्ञापन, इंजीनियर का विज्ञापन, आप तरह तरह के विज्ञापन जो आप दुकानदारों पर, दुकानों के बाहर होर्डिंग में लगे देखते हैं, वो सारे विज्ञापन आपको ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो विज्ञापन में आपको ध्यान रखना है विशिष्ट रूप से जानकारी देने वाली, और उसकी भाषा सरल हो, बॉक्स बनाओ, चित्र बनाओ, ऑफर हो, शीर्षक हो, और पूरा संपूर्ण विज्ञापन जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसकी भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। अब जो काम की इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, इन 4 में से ये जो 4 चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, सार संक्षेपण, इन चारों चीजों में से केवल 2 चीजें वहां आएगी और 2 में से आपको एक करनी रहेगी। और वो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। और कौन सा प्रश्न आएगा? 18वां। क्या कहा मैंने? 1 से लेकर 23 तक जो प्रश्न आते हैं उसमें 18वें नंबर का प्रश्न 3 नंबर का भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, संवाद और विज्ञापन लेखन। मैंने अनुच्छेद को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा,
क्योंकि उसे अथवा में 2 प्रश्न लेने होते हैं, तो ऊपर या नीचे दोनों में से एक प्रश्न 18वें प्रश्न में या उसके अथवा में इनमें से एक चीज़ पूछी जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप संवाद अच्छे से लिखें और भाव पल्लवन अच्छे से याद करें, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। क्योंकि संवाद लिखना बहुत आसान होता है, विज्ञापन बनाने के लिए वहाँ समय चाहिए होता है, जो बच्चों के पास बोर्ड क्लास में 10th में और 12th में होता नहीं है। तो विज्ञापन बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इससे बेटर है आप संवाद और भाव पल्लवन और सार संक्षेपण पर जोर दें, ताकि इनमें से एक 3 अंक का प्रश्न आप वहाँ पर कर सकें। ये वीडियो केवल आपके 3 अंक के प्रश्न के लिए है, ताकि आप इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए अनुच्छेद और बहुत सारा आपके लिए अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक सभी परीक्षाओं के लिए वो सामग्री लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। सभी बच्चों के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप अच्छे से पेपर करें, बहुत अच्छे से लिखें और सारे वीडियो को देखें। थैंक यू।